गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे महाजनपद काल से संबंधित सभ्यताओं के बारे में कि महाजनपद काल के अंदर क्या कौन कौन से स्थलों की जानकारी अपन को राजस्थान में प्राप्त होती है, कौन कौन से जनपद राजस्थान में थे इनमें से, ताकि अपन को इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी जानकारी मिल सके। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं और पहला जनपद जो है उसको देखते हैं अपन, मत्स्य जनपद, मत्स्य महाजनपद एक तरीके से। इसके बारे में देखते हैं अपन कि मत्स्य महाजनपद जो है ये किस क्षेत्र के अंदर स्थित था। तो जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये तीन जिले इसके अंदर आते हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और मत्स्य महाजनपद की जानकारी जो है इसकी जानकारी मिलती है अपन को ऋग्वेद से, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से इसकी जानकारी प्राप्त होती है अपन को, मत्स्य महाजनपद की ऋग्वेद से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। जिलों के बारे में पूछ ले तो अलवर, भरतपुर और जयपुर इसके अंदर आते हैं। इसकी राजधानी जो थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी तो इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको अपन बेराट बोलते हैं। तो विराटनगर की जानकारी जो है अपन को महाभारत से प्राप्त होती है। महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है अपन को, ये फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है। ऋग्वेद से तो जानकारी मिलती है मत्स्य जनपद की, और विराटनगर की जानकारी मिलती है महाभारत से। ये दोनों फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है। गोपीनाथ शर्मा ने बताया है कि गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार है। इन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध के बाद जो मत्स्य जनपद था वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, बहुत शक्तिशाली हो गया था। ऐसा जिक्र किसने किया है? गोपीनाथ शर्मा ने बोला है कि मत्स्य जनपद जो है महाभारत के युद्ध के बाद में बहुत शक्तिशाली हो गया था, और ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से इसकी दुश्मनी बढ़ी, तो इसको जो है चेदी महाजनपद ने इसको हरा दिया था। मत्स्य जनपद को किसने हराया, ये आप ध्यान रखना है इसको। चेदी जो एमपी के अंदर है महाजनपद है, इसने जो है मत्स्य महाजनपद को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है, फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेदी महाजनपद ने इसको हराया था, और इसका बाद में लास्ट में कालांतर में जिसको बोलते हैं मत्स्य जनपद का विलय जो है सबसे अंत में इस महाजनपद का विलय जो है मगध, जो बिहार में है, महाजनपद में हो गया था। इस तरीके से अपन ने देखा कि मत्स्य महाजनपद के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। सबसे नंबर एक फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले के अंदर विस्तृत है। ऋग्वेद में इसकी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी, जिसको अपन विराट बोलते हैं, और इस विराटनगर की जानकारी अपन को प्राप्त होती है महाभारत से। उसके अलावा गोपीनाथ शर्मा ने बोला है कि महाभारत का युद्ध जो है उसके बाद में मगध जो है बहुत शक्तिशाली हो गया था, तो इस शक्तिशाली मगध को है चेदी महाजनपद ने हराया था। चेदी कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और सबसे आखिर में इस मत्स्य महाजनपद का जो विलय है वो मगध जनपद के अंदर कर दिया गया था, जो मगध कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। इस तरीके से अपन ने मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बढ़ते हैं अपन अगले जनपद की तरफ जो मिला है, दूसरा है सूरसेन जनपद। सूरसेन महाजनपद है। इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसका क्षेत्र देखते हैं सबसे पहले कि सूरसेन जो है किस किस क्षेत्र के अंदर विस्तृत था, ये देखते हैं। तो ये जो है
अलवर और भरतपुर के अंदर विस्तृत था। अलवर और भरतपुर, इन 2 जिलों के अंदर ये विस्तृत था, अलवर भरतपुर। और इसकी राजधानी जो है सूरसेन की जो है मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ पर है? मथुरा थी, आपको ध्यान रखना है। तो सूरसेन में सिर्फ यही ध्यान रखना है किस किस जिले में विस्तृत है, तो अलवर भरतपुर हो गया और राजधानी हो गई मथुरा। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा जनपद की तरफ बढ़ते अपन, और तीसरा है कुरु महाजनपद। इस कुरु महाजनपद के बारे में अपन देखते हैं। तो इसका क्षेत्र जो है अलवर का उत्तरी भाग है। अलवर के उत्तरी भाग में यह विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है कुरु महाजनपद। और इसकी राजधानी जो है वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के अंदर इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 2 जनपद पढ़ लिए अपन ने, सूरसेन तो अलवर भरतपुर में और कुरु है अलवर के उत्तरी भाग में। सूरसेन की राजधानी मथुरा है और कुरुक्षेत्र की कुरु महाजनपद की जो है इंद्रप्रस्थ है। अब आगे देखते हैं और देखते हैं सीवी जनपद। सीवी जनपद को देखते हैं, और सीवी जनपद जो है उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर इसका विस्तृत क्षेत्र है। उदयपुर एंड चित्तौड़, उदयपुर और चित्तौड़ में इसका क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी जो है मध्यमिका, जिसको अपन नगरी बोलते हैं, ये इसकी राजधानी है मध्यमिका या नगरी, ये चित्तौड़ के अंदर स्थित है। अब सीवी जनपद की जानकारी के स्रोत क्या क्या है ये देखते हैं अपन। मध्यमिका की जानकारी के स्रोत देखते हैं अपन। जिनसे इस जनपद के बारे में अपन को थोड़ी बहुत जानकारी फैक्ट मिल सकते हैं, उनको अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से इसकी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। तो नंबर 1 फैक्ट अपन को ध्यान रखना है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है, ये किताब है पाणिनि की। पाणिनि के अष्टाध्यायी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन को महाभाष्य पतंजलि जो है, पतंजलि का महाभाष्य जो है वो भी इसकी जानकारी देता है। तीसरी जो जानकारी का स्रोत है महाभारत है। ये वेद व्यास जी द्वारा लिखा है। और चौथा जानकारी का स्रोत है बड़ली अभिलेख। इससे अपन को मध्यमिका के बारे में, सीवी जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन को और भी फैक्ट जो मध्यमिका के बारे में है वो ध्यान रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अगले पेज पर लेते हैं इसको। ये जो मध्यमिका है बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म का केंद्र थी। वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म का इसको केंद्र माना गया है। ये राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल माना गया है। राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल इसको माना गया है। राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल इसको माना जाता है। इसके उत्खननकर्ता जो है डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर
ये तो नंबर 1 हो गए। और दूसरे व्यक्ति हैं इसके KB सौंदरराजन। इन 2 व्यक्तियों ने यहाँ का उत्खनन का कार्य जो है वो करवाया था। एक व्यक्ति कार्लाइल, इन्हें मध्यमिका की खोज की थी। कार्लाइल ने जो है मध्यमिका की खोज की थी। ये फैक्ट भी अपन को ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों के बारे में देखते हैं कि मध्यमिका से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं या सीवी जनपद से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से वैष्णव मंदिर का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक तो वैष्णव मंदिर, पहला फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि वैष्णव मंदिर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, मध्यमिका से प्राप्त होते हैं। दूसरा अपन को ध्यान रखना है गुप्तकालीन शिव मंदिर के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से गुप्तकालीन शिव मंदिर के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। तीसरी चीज जो अपन को यहाँ से प्राप्त होती है साक्ष्य के रूप में, वो है चक्रधार कुएं। चक्रधार कुएं भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा अपन को यहाँ से आहत सिक्के और सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। आहत सिक्के और सीवी जनपद के सिक्के, ये साक्ष्य के रूप में अपन को सीवी जनपद से या माध्यमिका से प्राप्त होते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि माध्यमिका जो है वो बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म का केंद्र था। उसके अलावा राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल इसको माना जाता है। उसका उत्खनन जो है DR भंडार और KB सौंदरराजन ने करवाया था। कार्लाइल ने जो है मध्यमिका की खोज की थी। यहाँ से साक्ष्य के रूप में अपन को वैष्णव मंदिर के साक्ष्य मिले, गुप्तकालीन शिव मंदिर के साक्ष्य मिले, चक्रधार कुआं के साक्ष्य मिले और आहत सिक्के और सीवी जनपद के सिक्कों के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से अपन ने सीवी जनपद के बारे में काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश करी। अब आगे देखते हैं अपन बडली अभिलेख, जिसका जिक्र अपन ने अभी देखा था। बडली अभिलेख से भी सीवी जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बारे में तो अपन ने पहले पढ़ लिया, बडली अभिलेख को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखते हैं मालव जनपद। क्योंकि बडली अभिलेख के बारे में अपन ने पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो मालव जनपद का क्षेत्र जो है वो टोंक और जयपुर को माना गया है। टोंक और जयपुर जिले को इसका क्षेत्र माना गया है। इसकी राजधानी जो है नगर टोंक है। इसकी राजधानी जो है नगर टोंक है। उत्खनन जो है कर्ता वो कृष्णदेव है। ये इसके उत्खनन कर्ता माने गए कृष्णदेव। और इससे साक्ष्य जो है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त होती है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। ये फैक्ट अपन को ध्यान रखना है कि महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, मालव जनपद से प्राप्त होती है। इस जनपद की जो सभ्यता है, मालव जनपद की सभ्यता, इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। खेड़ा सभ्यता कहा जाता है इस जनपद की सभ्यता को, ये आपको ध्यान रखना है। इस जनपद से हमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं।
सर्वाधिक सिक्के भी अपन को मालवा जनपद से प्राप्त होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। और जो ये सिक्के अपन को प्राप्त हुए मुख्य रूप से ये नगर और रेड टोंक, इन दो स्थलों से प्राप्त हुए हैं जो मालवा जनपद के हिस्से के अंदर आते थे। नगर और रेड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और रेड को जो है प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी रेड को कहा जाता है। सर्वाधिक सिक्के अपन को रेड और नगर से प्राप्त होते हैं। और इस रेड का उत्खनन जो है केदारनाथ पुरी ने करवाया था। ये फैक्ट भी अपन को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मालवा जनपद को देखा अपन ने। मालवा जनपद के अंदर क्या चीज़ें अपन को मिलती है। क्षेत्र जो है टोंक और जयपुर का माना जाता है। राजधानी नगर टोंक मानी गई है इसकी। उत्खननकर्ता कृष्णदेव को माना गया है। और साक्ष्य के रूप में महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है अपन को। इस सभ्यता की, इस जनपद की जो सभ्यता है उसको खेड़ा सभ्यता अपन ने नाम दिया है। और यहाँ से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। और वो सर्वाधिक सिक्के किस किस जगह पर मिले? नगर और रेड टोंक में मिले हैं। रेड जो है उसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसकी खोज जो है केदारनाथ पुरी ने की थी। इस तरीके से अपन ने मालवा जनपद को देखा। अब आगे देखते हैं योधेय जनपद। योधेय जनपद जो है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये देखने को मिलता है योधेय जनपद का विस्तार। इस जनपद ने क्या है, कुषाणों की शक्ति को रोकने का कार्य किया था। कुषाणों की शक्ति को रोकने का कार्य इसने किया था। यह भी अपन को ध्यान में रखना है। और यहाँ की जानकारी अपन को है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इस सभ्यता स्थल, इस योधेय जनपद की ज़्यादा जानकारी कहाँ मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। और इस अभिलेख के अनुसार, रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार, यहाँ के जो लोग थे वो योधेय वीर की उपाधि धारण करते थे। यहाँ के व्यक्ति के कौन सी उपाधि धारण करते थे? योधेय वीर की उपाधि धारण करते थे। इस तरीके से अपन ने योधेय जनपद के बारे में देखा है कि ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कुषाणों की शक्ति को इन्होंने रोकने का कार्य किया था। इसकी जानकारी जो अपन को रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख में यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा योधेय वीर की उपाधि धारण करने के साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं अपन आगे और अपन देखते हैं साल्व जनपद। और साल्व जनपद के बारे में अपन देखते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो अलवर मुख्य रूप से माना गया है। इसका क्षेत्र माना गया है अलवर। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। और इस जनपद का मत्स्य जनपद के साथ सीमा विवाद था। मत्स्य महाजनपद के साथ सीमा विवाद था इसका। मत्स्य महाजनपद के साथ इसका सीमा विवाद था। ये जानकारी अपन को प्राप्त होती है। अगला जनपद देखते हैं अपन अर्जुनायन महाजनपद।
अर्जुनायन महाजनपद के अंदर अपन देखेंगे इसका जो क्षेत्र है सीकर, अलवर और भरतपुर माना गया है। क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से माना गया है सीकर में नीम का ताना, अलवर, भरतपुर, ये तीनों ध्यान रखना है। सीकर, अलवर और भरतपुर इसके क्षेत्र माने गए। और अंतिम जनपद जो देखना है अपन को वो है राजनी जनपद। इसका जो क्षेत्र है वो भरतपुर में है। इस तरीके से अपन ने महाजनपदों के बारे में देखा और इनसे संबंधित जो फैक्ट थे परीक्षा में पूछे जाने लायक उस सारे के सारों का जिक्र कर लिया। तो इस तरीके से महाजनपद काल जो है अपना एक तरीके से समाप्त होता है। और इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो आप निश्चित रूप से इन्हीं फैक्ट्स और फिगर में से पूछे जाएंगे। तो आप निश्चित होकर इनको पढ़ें और अच्छे तरीके से इनको मानचित्र के द्वारा या जिलों को अच्छे तरीके से याद करते हुए याद रखें, ताकि इनके फैक्ट्स भी अपन को याद रहें और परीक्षा में अपन अच्छे तरीके से प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो अब आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे ये क्लास में अपन अब बचे हुए जो सभ्यता स्थल हैं मौर्य काल के, मौर्योत्तर काल के, गुप्त काल के और गुप्तोत्तर काल के, उनको एक ही क्लास में समझने की अपन कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।